हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। सो हमारा एग्ज़ाम एनालिसिस आपने देख लिया होगा और एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारे के सारे 20 क्वेश्चन किसी और चैनल से सॉल्व ही नहीं हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके दिखाया है ना, तो बताओ मुझे वो चैनल। हर एक ने यही बोला कि इसका आंसर 15/64 आ जाएगा, ये बहुत लंबा मैथड है, जो भी है। एक ने तो सॉल्व भी नहीं किया, उसने कहा ये होमवर्क है आपका। अब मैं आपको चैनल का नाम बोल तो नहीं सकता हूँ बट लिख देता हूँ, ढूंढ लेना। और एक और चैनल है, उसका भी नाम मैं बता नहीं सकता हूँ बट लिख देता हूँ। उससे भी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं हो पाया। ही जस्ट सेड कि जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो ये चीज़ जानता होगा, तो यार जो नहीं पढ़ा है वो फिर क्यों एनालिसिस देख रहा है? अगर उसको कल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन फंस गया फिर, तो मैं दैट्स वाई इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से आया हूँ वापस, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये समझाना ही समझाना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है, बट जब बाकी चैनल्स की हालत देखी, 80-80 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल की हालत देखी, तो मुझे लगा नहीं, ये नाइंसाफ़ी होगी आपके साथ अगर मैं ये क्वेश्चन दोबारा ना आपको समझाऊँ। तो दूसरे चैनल का भी पहले नाम देख लो। देखो, मैं क्यों बोल रहा था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये आपकी सिलेबस को भी एक्सीड कर रहा है, सिलेबस लिमिट को। जो उन्होंने बोला कि बेसिक मैथमेटिक्स, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि पेपर आसान आ जाए। आई जस्ट से कि पेपर का एक लेवल होना चाहिए और वो लेवल दायरे में होना चाहिए। ये थोड़ी मतलब है कि आप किसी को कुछ भी पूछ लोगे फिर तो आप कल को ट्रिपल डाइस का क्वेश्चन डाल सकते हो। ट्रिपल डाइस का क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सॉल्व कर लेगा? वही कर पाएगा ना जिसने 11th-12th में मैथ पढ़ा होगा। और अगर 11th-12th में मैथ पढ़ा होगा तो भाई JK SSB क्लास 4 का पेपर नहीं देगा वो बंदा। ये वही आदमी दे रहा है जो अंडर ग्रेजुएट है, प्लस जिसने 11th-12th में बहुत अच्छे से मैथ नहीं पढ़ा हुआ या मैथ पढ़ा ही नहीं हुआ, तभी तो वो 10th लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है एक। तो उसको बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन किसी भी कॉस्ट पे नहीं बनता पेपर में। और अगर आप स्पेशली आप ऊपर मेंशन कर रहे हो कि बेसिक मैथमेटिक्स आएगा पेपर में और चैप्टर प्रोबेबिलिटी लिखा है आपने, बट ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ हो रहा है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखी है आपने, बताओ? तो जब आप सिलेबस से थोड़ा बाहर जाते हो, फिर मैं कहता हूँ कि चीज़ें हार्ड हैं। हार्ड किसके लिए? एक नए कैंडिडेट के लिए। परसेंटेज में से पूछो कुछ भी, रेशो में से पूछो कुछ भी, वहाँ पूछ लेते हो कि A/B की वैल्यू ये है, तो इसकी बताओ। मतलब जिन चैप्टर्स में आपको एक्चुअली इंसान को खरीदना चाहिए कि आपको अरिथमेटिक कितना अच्छे से आता है, वहाँ से आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, आप क्वेश्चन बना रहे हो 11th-12th के चैप्टर से, वो गलत बात है। उस चीज़ के लिए मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ JK SSB को, और शायद स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए इस बात के लिए। नो डाउट 18 क्वेश्चन ठीक है पेपर में, बट 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया प्रॉब्लमेटिक थे, वो थे। ऐसा नहीं है कि वो होते नहीं हैं, लेकिन वो जो बंदा वो क्वेश्चन कर लेगा वो फिर क्लास 4 के एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा। ये बात समझने वाली है। तो इन 2 चैनलों का देख लो आपको क्या करना है आप। बाकी ये क्वेश्चन आप देखो कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपके एग्ज़ाम में। आपका हो सकता है सेट दूसरा हो तो ये क्वेश्चन किसी और नंबर पे आया हो, बट ये क्वेश्चन आया आज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 टेल्स। एग्जैक्टली 4 टेल्स का मतलब है मुझे 4 ही टेल चाहिए, 5 भी नहीं चलेंगे, 6 भी नहीं चलेंगे और 3 भी नहीं चलेंगे, पूरे के पूरे 4 टेल आने चाहिए। कब? जब मैं कितने कॉइन टॉस कर रहा हूँ? 6, और 6 के 6 कॉइन अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड मतलब किसी में भी हेड या टेल आने की संभावना ज़्यादा नहीं है, हर एक की प्रोबेबिलिटी बराबर है। हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसी को हम बोलते हैं अनबाइज्ड कॉइन। बाइज्ड होगा, सपोज एक कॉइन बाइज्ड कब होता है? जब उसका नीचे वाले फेस पे भी टेल होगा, ऊपर वाले फेस पे भी टेल होगा, तो फिर आप उछालोगे तो कभी हेड आ सकता है? फिर तो टेल ही आएगा। उसको बोलते हैं बाइज्ड कॉइन, वो टेल के फेवर में बाइज्ड है। बट हम कौन से कॉइन उछाल रहे हैं जिसमें एक फेस हेड है, दूसरा टेल है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब फेयर कॉम्पिटिशन है। सो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है आपको? बर्नौली ट्रायल्स थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उसकी, क्या होता है मैं पहले समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन पे आते हैं कि उसमें चीज़ें क्या होती हैं। उसमें कुछ 4 टर्म्स यूज़ होती हैं, वो देखो। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब होता है कोई सिक्का आपने कितनी बार उछाला या कोई डाइस आपने कितनी बार फेंकी, मतलब जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो आपने कितनी बार किया। हमने इस क्वेश्चन में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हम कॉइन टॉस कर रहे हैं। कितनी बार किया? 6 बार। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आ जाएंगे? 6। और इसको मैं क्वेश्चन में n से डिनोट करूँगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स को n से डिनोट करूँगा। और होता क्या है ये कि आप कोई सिक्का कितनी बार उछाल रहे हो या कोई डाइस कितनी बार फेंक रहे हो,
ठीक है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो आपका एक्सपेरिमेंट है। फिर उसमें दूसरी टर्म होती है कि आपके फेवर में कौन से आउटकम्स हैं। तो आउटकम्स इन योर फेवर, इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो चांसेस ऑफ सक्सेस, कि आप कितनी बार सक्सेसफुल होना चाहते हो। इसको मैं क्वेश्चन में आर से डिनोट करूंगा, स्मॉल आर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं कितनी बार सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, 4 बार। मुझे टेल कितने चाहिए, 4। तो मुझे सक्सेस 6 बार नहीं चाहिए, मुझे सक्सेस 5 बार नहीं चाहिए, मुझे सक्सेस इसमें 4 बार चाहिए। तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी इस क्वेश्चन में, 4। एन की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 4। बिकॉज सीधा फॉर्मूला तो कोई भी बता देगा, बट ये हैं क्या चीज़ें वो भी तो जानना ज़रूरी है। फिर सक्सेस का क्या मतलब है, फेलियर का क्या मतलब है। अगर मैं सिक्का उछाल रहा हूँ तो 2 ही चीज़ें आएंगी, ईदर हेड और टेल। मुझे क्या चाहिए, मुझे टेल चाहिए। तो मेरे लिए सक्सेस टेल है, ना कि हेड। टेल आएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे 4 टेल चाहिए। टेल आने पे तो मुझे खुशी होगी, हेड आने पे थोड़ी होगी, फिर मुझे टेल नहीं मिल रहे। तो सक्सेस मेरे लिए है टेल का आना। टेल्स आएगा तो दैट इज सक्सेस फॉर मी, हेड्स आएगा तो फेलियर है। ठीक है, मुझे टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी पता करनी है और हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो खुद बताओ, अगर कोई कॉइन टॉस होता है तो कितनी चीज़ें आ सकती हैं। आप बोलोगे या हेड या टेल, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ फेयर कॉइन इन एन अनबाइज्ड कॉइन इज 2। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि टेल आना चाहिए, तो आप बोलोगे अगर टेल आया है तो हेड नहीं आया होगा, तो एक ही चीज़ मेरे फेवर में आ रही है, तो 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी सिमिलरली 1/2, कि आ तो टेल भी सकता है, हेड भी सकता है। नीचे तो 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी, नीचे तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली हैं। नीचे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 ही होते हैं कॉइन टॉस में। अगर हेड चाहिए तो क्या दोनों आउटकम मेरे काम के एक आउटकम है, हेड वाला टेल वाला नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा, 1। इट मीन्स टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दैट मीन्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करूंगा मैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करूंगा और वो कितनी है, 1/2। फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q से डिनोट करूंगा और वो भी कितनी है, 1/2। ये बात आपने देखी। ऐसा हर केस में नहीं होता कि दोनों के बराबर हो। ये कॉइन टॉस था तो बराबर थी, कल को ये डाइस वाला क्वेश्चन होगा और मान लो आपको बोला जाएगा कि 1 आना चाहिए नंबर, तो डाइस वाले क्वेश्चन में 1 आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/6 होगी। देखो डाइस फेंकोगे तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 5 या 6, इन्हीं में से कुछ आएगा। अगर आप चाहते हो कि 1 आए तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 आई, बट फेलियर की 5/6 हो जाएगी, बिकॉज आप चाहते हो 1 आए। तो अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो ये सारा आपके लिए क्या है, फेलियर। तो वहाँ फेलियर के चांस ज़्यादा होंगे। बट कॉइन में ऐसा चक्कर नहीं होता, कॉइन में ऐसा सिस्टम नहीं होता। कॉइन में हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो कल हो सकता है इस पर डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए, दुआ करो कि नहीं है, बट आ जाएगा तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज हम मैथ में आधा नंबर भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। सो कुछ टर्म्स आपने देख ली। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि इस क्वेश्चन में 6 है, चांसेस ऑफ सक्सेस 4, क्योंकि मेरे को 4 टेल चाहिए, और मेरे लिए सक्सेस क्या है, टेल आना। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसको मैं P से डिनोट करूंगा क्वेश्चन में। और मेरे लिए फेलियर का क्या मतलब है, हेड का आना, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसको मैं क्वेश्चन में Q से डिनोट करूंगा। इतनी बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन करना कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अभी तक जो बातें हम यहाँ से समझी वो लिख लेता हूँ, कि मैंने यहाँ से देखा कि मेरी n की वैल्यू 6 रहेगी, r की वैल्यू 4 रहेगी, p की वैल्यू 1/2 रहेगी और q की वैल्यू भी 1/2 रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहा है वो। और कॉम्बिनेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं पे NCR लिखा हो, C बोले तो कॉम्बिनेशन, P बोले तो परमुटेशन। परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं है ये, परमुटेशन का क्वेश्चन कल था, जिसमें एक ओल्ड मैन टेलीफोन नंबर भूल गया था अपना। याद करो वो क्वेश्चन, लास्ट के 3 डिजिट भूल गया था, लेकिन उसको इतना याद था कि लास्ट के 3 डिजिट डिफरेंट है। उस क्वेश्चन का आंसर आया था 1/720। सो कल के सेट में परमुटेशन का कॉम्बिनेशन, आज के सेट में कॉम्बिनेशन और बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन।
ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी। खैर उसको मैं नंबर सिस्टम में फिर भी कंसीडर कर सकता हूँ परमुटेशन के क्वेश्चन को, बट इसको मैं किसी भी केस में नहीं मान सकता क्लास 4 का क्वेश्चन। चाहे इस चीज़ के लिए मुझे क्रिटिसाइज़ कर लो कि मैं बोलता हूँ एग्ज़ाम का लेवल अच्छा होना चाहिए, दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी डाल दो। अच्छे का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी डाल दो, कि बच्चा तो 20 नंबर ला ही नहीं पाएगा फिर। सो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। मेरे को n भी पता है, मेरे को r भी पता है, बस ये फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें सीधा NCR यूज़ होगा। तो NCR यूज़ होगा तो मैं उसको इसमें चेंज करूँगा। और फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, कोई भी फैक्टोरियल ले लो, जैसे कोई बोले 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से शुरू हो जाओ और इसको तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक 1 ना आ जाए। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली 8 फैक्टोरियल कोई बोलेगा तो उसका यही मतलब है कि 8 से शुरू हो जाओ और एंड तक जाओ। किसी भी फैक्टोरियल को छोटा बनाया जा सकता है। जैसे बात करें 8 फैक्टोरियल की, तो मैं 8 फैक्टोरियल को चाहूँ तो थोड़ा छोटा लिख सकता हूँ। कैसे? 8 × 7 × 6। और देखूँ अगर ये क्या चीज़ लिखी है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या होता है? वो 5 फैक्टोरियल ही तो होता है। ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ 5 फैक्टोरियल होती है। तो क्या मैं 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? तो किसी भी फैक्टोरियल को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। इस चीज़ पे मैं डिटेल्ड वीडियो कभी फिर बनाऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। खैर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आपको क्लास 4 में पूछा जा रहा है। सो दैट्स नॉट ए वेरी गुड थिंग। सो अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। तो सीधा देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने का ऐसे केस में क्या फॉर्मूला होता है बर्नौली ट्रायल्स में। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले NCR, फिर P की पावर R और Q की पावर n-r। P क्या होता है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। Q क्या होता है? फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। इसकी पावर R रखनी है। R मीन्स आप जितनी बार जीतना चाहते हो। हम कितनी बार जीतना चाहते हैं? हम 4 बार जीतना चाहते हैं, तो इसकी पावर वो रख दो और यहाँ 6 में से 4 माइनस कर दो। अगर आप 4 बार जीतना चाहते हो मतलब आप 2 बार हारना चाहते हो। टोटल आप 6 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उसमें से आप चाहते हो कि मेरे टेल 4 बार आ जाएं। तो अगर 2 बार हेड आ जाएंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पे आपको 2 रखना है। सीधा ऐसे याद रख सकते हो कि अगर यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, बट आएगा कैसे वो जानना ज़रूरी है। सो NCR का मैं बता चुका हूँ आपको, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। n-r कितना है? 6 में से 4 के 2 फैक्टोरियल। NCR का मसला सॉल्व हो गया। P की पावर R, P कितना है? 1/2, 1/2 की पावर R मतलब जितनी बार सक्सेसफुल होना चाहते थे आप, 4 बार। Q कितना है? 1/2, कितनी बार फेल होना चाहते थे आप? 2 बार। अगर 4 बार जीतना चाहते हो तो 2 बार हारना चाहते हो, नहीं तो ऐसे कर लो 6 - 4, 6 - 4 कितना होता है? 2। ठीक है, अभी मैंने समझाया किसी भी फैक्टोरियल को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो मैं 6 फैक्टोरियल को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखूंगा। खैर अगर पूरा का पूरा 6 फैक्टोरियल लिखना पड़े मुझे तो क्या लिखूंगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बट मैं जानता हूँ कि 4 × 3 × 2 × 1 क्या होता है? ये तो 4 फैक्टोरियल होता है। तो 4 फैक्टोरियल मुझे नीचे भी नज़र आ रहा है, तो मैं 6 फैक्टोरियल को इस कदर लिखूंगा कि 4 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाए, तो वो बनेगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, जिससे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। फिर बचा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1। 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1, और 2 × 1 कितना होता है? 2। तो दैट मीन्स ये तो सिर्फ 2 ही है, और 2 से 6 कट जाएगा। 2 1 जा, 2 3 जा, तो 5 3 जा 15 यहाँ से आएगा। जो बाकी लोग सीधा बोल रहे हैं कि 15/64 आंसर लगा दो, कैसे लगा दो? 5 3 जा 15 आ गया, ये पूरा तो सॉल्व कर दिया, ये 15 बन गया। अब बात आती है इसकी। आपने एक चीज़ अलजेब्रा में पढ़ी होगी कभी ज़िंदगी में, छोटी क्लासों में, कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं होता, दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। एंड व्हेन बेसिस आर सेम, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो इनकी पावर्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 4 + 2 6, तो मतलब 1/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 6। अब आप एक चीज़ देखो, 1 की पावर 6 होने से कोई फ़र्क पड़ता है? 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहता है ना। 1 × 1 × 1 × 1 × 1 जितनी बारी मर्जी करते रहो, 6 बार करो या 100 बार करो, वो तो 1 ही रहेगा। तो इट मीन्स 1 की पावर 6 तो 1 ही होगा। लेकिन ये होल पावर है, होल पावर का मतलब है ये सिर्फ 1 की पावर 6 नहीं है, ये 2 की पावर भी 6 है, और 2 की पावर 6 होता है 64। देखो
2 की पावर 6, अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 6 का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 बार। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64. So this will become 15 into 1 by 64 because 1 की पावर 6 is 1 and 2 की पावर 6 is 64. तो 15 into 1 क्या होता है 15. तो अब आएगा 15/64 आंसर। 15/64 आपका पहला ऑप्शन है। इतनी एक्सप्लेनेशन मांगता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ और लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए कि आप बोल रहे हो कि पेपर हार्ड आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के लिए क्यों इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। भाई हार्ड आना चाहिए, दैट डजंट मीन कि कुछ भी डालो, आप परसेंटेज से डालो, आप रेशो से डालो, कुछ भी डालो, कौन मना कर रहा है। आप टाइम एंड वर्क से कुछ भी पूछो, आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ भी पूछो, मतलब जो चैप्टर्स एरिथमेटिक के हैं इनकी कोई लिमिट नहीं होती। बट जब प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे चैप्टर्स पे आते हो या एलसीएम एचसीएफ जैसे चैप्टर्स पे आते हो तो इनकी कुछ लिमिट होती है कि किस लिमिट तक आपको 10th लेवल के पेपर में चीज़ें डालनी है। खैर हम जेके एसएसबी से तो नहीं लड़ सकते, बट हाँ बाकी चैनल्स को तो बता सकते हैं कि ऐसे पढ़ाया जाता है, और अगर आपसे नहीं होता तो बता दो फिर बच्चों को, क्यों उनके साथ खेल रहे हो। सो एक और चीज़ देखो यार, आज मेरे को जीके में कुछ ठीक क्वेश्चन लगे। जैसे एक क्वेश्चन था कि सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, डी। कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं था वो। फिर था कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2019 में किस क्रिकेटर को मतलब इंकलकेट किया गया, किस क्रिकेटर को उसमें इंडक्ट किया गया, डाला गया। सो 2019 में सचिन तेंदुलकर को डाला गया है। और एक चीज़ से आप हैरान हो जाओगे कि तेंदुलकर से पहले अनिल कुंबले को डाला हुआ था आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, और राहुल द्रविड़ को भी तेंदुलकर से पहले डाला था। तो रीज़न क्या है इसका कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आने का क्राइटेरिया क्या है कि आपको रिटायर हुए हुए 5 साल हो जाने चाहिए एटलीस्ट। और सचिन तेंदुलकर सबसे लेट रिटायर हुए हैं। अगर इन 5-6 क्रिकेटर्स की बात की जाए, अनिल कुंबले की बात की जाए तो वो 2008 में ही रिटायर हो गए थे, तो उनको 2015 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाला गया था। राहुल द्रविड़ भी 2011-12 में रिटायर हो गए थे। तेंदुलकर ने अपनी रिटायरमेंट डिले की थी, तो इसीलिए तेंदुलकर को इतने समय के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाला गया। इसमें कोई टैलेंट का लेना देना नहीं है, इसमें कोई रन्स का लेना देना नहीं है। हाँ आपको एक दिग्गज क्रिकेटर होना चाहिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आने के लिए, बट रिटायर हुए भी 5 साल हो जाने चाहिए। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाला गया, सुनील गावस्कर। फिर कल के क्वेश्चन में था 2018 में रणजी ट्रॉफी कौन जीती थी टीम, तो 2018 में तो विदर्भ जीती थी, 2019 में सौराष्ट्र जीती है। तो अगर कोई पूछे डिफेंडिंग चैंपियंस कौन है, डिफेंडिंग चैंपियंस किसको बोलते हैं, जो टीम के पास इस टाइम पे वो टाइटल है, तो सौराष्ट्र के पास है। और इस साल रणजी ट्रॉफी हुई ही नहीं कोविड की वजह से। डिफेंडिंग चैंपियंस सौराष्ट्र, उससे पहले विदर्भ जीती थी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, और आज आ गया था फीफा वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन कि वो 2018 में कौन जीता, तो वो फ्रांस जीता था। सो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है। फिर 26 जनवरी पे हमारे वो गेस्ट कौन थे, सो वो भी आपको पता था कि बोल्सोनारो, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, ब्राज़ील के हैं वो। सो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बोल नहीं सकते कि बड़े हार्ड हैं। जैसे अजंता केव्स वगैरह किस पे बेस्ड हैं, बुद्धिज़्म पे बेस्ड हैं। सो उनका लॉर्ड बुद्धा से कुछ लेना देना है, महावीरा से नहीं है। और टेनिस से क्वेश्चन थे कि फ्रेंच ओपन कौन जीते हैं, तो फ्रेंच ओपन तो एक ही बंदा जीतता है, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन एक ही बार उसने रॉजर फेडरर को जीतने दिया है, अदरवाइज इतने ज़्यादा टाइटल किसी सिंगल ग्रैंड स्लैम के कोई और जीत ही नहीं पाया आज तक। फ्रेंच ओपन या क्ले का चैंपियन किसको बोलते हैं, राफेल नडाल को बोलते हैं। मतलब रॉजर फेडरर या नोवाक जोकोविच अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो ग्रास पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्ले पे रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच अच्छा नहीं खेल पाते, वहाँ पे राफेल नडाल की सबसे बेस्ट गेम है। एंड ही इज़ अ स्पेनिश प्लेयर, स्पेन से है। सो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन पे क्वेश्चन बन सकता है, कल के पेपर में देखो क्या आता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को ठीक लगे। और रीजनिंग में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन देख सकते हो आप, कुछ हार्ड नहीं आ रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत है रीजनिंग के या किसी भी, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। सो कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल का भी एनालिसिस करवाएंगे। आई होप कि आपका एग्ज़ाम सभी का अच्छा हो। कल मिलते हैं एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।